आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. अमीर खुसरो देहलवी, सूफी संगीतज्ञ और शायर, हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि, कव्वाली के जन्मदाता। उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्मे खुसरो हिंदी के अलावा फारसी में भी लिखते थे कलाम। फारसी शायरी में शेख सादी और हाफिज के समकक्ष खुसरो ने हिंदी कविता में भी खूब कमाया नाम। तबला और सितार जैसे संगीत यंत्रों का किया आविष्कार और भारतीय लोक कला को दुनिया भर में दिलाई पहचान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश भर में एक बाजार और एक टैक्स व्यवस्था लागू। प्रधानमंत्री ने बताया गुड और सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च हुआ जीएसटी। एनसीपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जीएसटी समारोह में हुई शामिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रहे दूर। आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू करने का आरोप। स्कूलों में दशा सुधारने की कवायद। उत्तराखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। 9 महीने में मुहैया कराएं जरूरी सुविधाएं। दार्जिलिंग में तनावपूर्ण हालात जारी। राज्य सरकार ने मांगी सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां। तीस्ता घाटी में हिंसा में 5 जवान घायल। और टीम इंडिया ने जीता वेस्टइंडीज से सीरीज का तीसरा वनडे। मेजबान टीम को 93 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी बने मैन ऑफ द मैच। आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा टैक्स सुधार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी आज से लागू हो गया है। इस सिलसिले में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बीती रात खास आयोजन किया गया। रात के 12 बजते ही एक ऐप के जरिए इसे लागू किया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुए इस ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली के संबोधन से हुई। At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सारे टैक्स खत्म, अब सिर्फ एक टैक्स होगा और एक रिटर्न जाएगा। करीब 13 मिनट के अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने टैक्स के ऊपर टैक्स न लगने की जीएसटी की विशेषता के अलावा अनेक दूसरे फायदे भी बताए। महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे,
देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा। गुड इसलिए क्योंकि टैक्स पर टैक्स से मुक्ति मिलेगी और सिंपल इसलिए कि अब सिर्फ एक टैक्स होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि सबकी साझी विरासत है और सबके साझे प्रयास का परिणाम है। जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी साझी विरासत है, हम सबके साझे प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कराधान के क्षेत्र में एक नया युग है जो केंद्र और राज्यों के बीच बनी व्यापक सहमति का नतीजा है। The introduction of GST is a momentous event for the nation. It is also a moment of some satisfaction for me personally, because as Finance Minister, I had introduced the Constitution Amendment Bill on 22nd March 2011. I was closely involved in the design and implementation and the occasion to meet the Empowered Committee of State Finance Ministers formally and informally as many as 16 times. जीएसटी लागू होने से अब वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा। 17 तरह के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर और कई तरह के उपकर खत्म हो गए हैं। इसमें कर की 4 दरें 5, 12, 18 और 28% रखी गई हैं। जीएसटी कानून सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की सहमति से लागू हुआ है और जो विरोध हैं वो तकरीबन सांकेतिक हैं, लेकिन देखना यह है कि इससे उपभोक्ताओं को कितना फायदा होता है और इससे उत्पादक कितने प्रेरित होते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिल बान के साथ इसे अखिलेश सुमन। और आइए देखते हैं जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा। बहुत अच्छा हुआ, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है कि इसमें देश में प्रगति और विकास के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। Here is an attempt where all of us have thought that it is only appropriate to have one tax, one indirect tax, and that would first of all cut down the prices, make all citizens equal in the sense that everybody living anywhere is going to be paying the same level of tax, and therefore I think it's very important. निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आम उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को इससे लाभ होगा। देश के 85% किसान गरीब है और इससे लाभ गरीब को होगा, गांव को होगा, किसान को होगा। This is the biggest ever not only taxation but economic reforms in the independent Indian history. मुझे विश्वास है समय बीतने के साथ साथ जब हमें इसका एहसास होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। भारत के सभी राज्यों को इससे फायदा होने वाला है। हम बिहार प्रदेश से आते हैं, बिहार में लगभग 6000 करोड़ से अधिक का फायदा होने वाला है। कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया जीएसटी के माध्यम से, आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिलेगी। और आइए देखते हैं बीजेपी समेत दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया। ये जीएसटी का कानून सभी दलों ने मिलकर पार्लियामेंट में पारित किया है और इस वजह से आज जब एक कानून सारे देश ने माना है, सभी दलों ने माना है, तो उसके बारे में राजनीति का इसमें कोई स्थान बनता नहीं है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। दरअसल देखिए, पिछले 5000 वर्षों से जो भारत की एकता रही है और जिस पर हम सबको फक्र है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता रही है। पहली बार आर्थिक एकता के सूत्र में यह देश बन रहा है। देखिए, इस जीएसटी का अगर सर्वाधिक लाभ किसी एक राज्य को मिलने वाला है तो बिहार राज्य है, क्योंकि ये उत्पादक राज्य नहीं है, बिहार उपभोक्ता राज्य है। और ये जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन टैक्स, यानी जो कंज्यूम करेगा, जो उपभोग करेगा, उसको टैक्स देना है। देख लीजिए कितने सारे टैक्सेस, सब जो वस्तुएं हैं खाने पीने की, उनसे बिल्कुल हट जाएंगे। जो छोटे मोटे जो लगे हुए थे पहले भी, पूरा एक जीएसटी में तो 0 टैक्स है इन चीज़ों पर।
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% कम कर दी है। नई दरें जुलाई से सितंबर के लिए हैं। पीपीएफ पर अब 7.8 तो किसान विकास पत्र पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.3% ब्याज मिलेगा। हालांकि बचत जमा पर 4% ब्याज दर बरकरार रखी गई है। पिछले साल से अप्रैल से इन ब्याज दरों को तिमाही आधार पर तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश का ये सबसे बेहतर समय है। उन्होंने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया सम्मेलन में ये बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मोडासा में 2 जल परियोजनाओं की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें देश के अलावा 100 देशों से आए कारोबारी और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए ये सबसे अच्छा समय है। इंडिया इज टुडे डिस्क्राइब्ड एज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इट हैज इमर्ज्ड as one of the most attractive global investment destinations. This has been made possible by a series of policy initiatives. इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोडासा में 2 सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। 552 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का फायदा किसानों को मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और बीज से लेकर फसल तक किसानों को हर चीज के लिए दोगुने पैसे मिलेंगे। शाम को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद और मणिनगर में हुए कार्यक्रमों में भी शिरकत की। 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने राजकोट में सभा और रोड शो किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रचार अभियान की शुरुआत की। वो आश्रम में करीब 40 मिनट तक रहीं। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता थे। मीरा कुमार ने विधायकों और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए है। बाद में वो मुंबई गईं और समर्थन की अपील की। इस समय जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो गांधी जी की विचारधारा को लेकर ही लड़ रही हूँ। गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं हम, इसके लिए शक्ति मिले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने लश्कर ए तैयबा के 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। खबर है कि लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी भी मुठभेड़ में फंसा हुआ है। बशीर लश्करी वही आतंकी है जो उत्तराखंड के बालावाली में तैनात एसएचओ सहरोज सिंह की हत्या में शामिल था। बशीर पर 6 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। आज सुबह 4 बजे सुरक्षा बलों ने दियालगांव में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लेते हुए सुरक्षा बल जैसे ही आतंकी ठिकाने के पास पहुंचे, अंदर छुपे आतंकवादियों ने जवानों पर गोली चला दी। स्थानीय लोग आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना पर पथराव कर रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस बीच गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उरी और राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने भी एक करारा जवाब दिया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार सुबह उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। उरी के ग्वाल्टा में शकीला बानो नाम की एक महिला पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में आकर घायल हो गई। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले एलओसी से ही लगे राजौरी जिले के कई रिहायशी और सैन्य इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। भिम्बेर गली में सुबह 4 बजे के आसपास हुई गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने भी माकूल जवाब दिया। गुरुवार को भी पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में 2 भारतीय जवान जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान की ओर से जून महीने में ही 23 बार सीज फायर उल्लंघन हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर जारी तनाव के बीच
उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री इशाक डार और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। माना जा रहा है कि बैठक में भारत और अफगानिस्तान से जारी तनाव पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम रहा है। बड़वानी जिले में कल एक किसान ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले मुरैना के नाहर सिंहपुरा गांव के किसान मोहन सिंह ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहन सिंह पर बैंक और साहूकारों का करीब 5 लाख रुपए कर्ज था, जिसे लेकर वो काफी परेशान था। जिला प्रशासन का कहना है कि कर्जदारों की ओर से परेशान करने के आरोप की जांच की जाएगी। गुरुवार को सीहोर जिले के ग्वालटोली में किसान जगदीश यादव ने अपने खेत पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। सीहोर के ही इमली खेड़ा के किसान महारिया बरेला ने अपने खेत पर फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं मंदसौर में भी गुरुवार को एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सर, बैंक का कर्जा वो खेती के लिए लिया था उन्होंने, उन लोगों से भी लेते थे। हर साल फसल में हार जाते थे सर, घाटा पड़ता था। और बाहर से भी लेते थे, कुछ खेती में पैदावार नहीं था। जांच के आधार पर पता चला है कि वो गृह क्लेश से तंग आकर उसने ऐसा सुसाइड कर लिया है उसके। बाकी इसकी जांच और की जा रही है, जिससे जांच में आएगा आगे कार्रवाई। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया, और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बोल के बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था। देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय शरणम। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्कूलों में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में जल्द ही सुधार देखने को मिल सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट इस दिशा में राज्य सरकार को 9 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूलों में छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी नहीं कराई गई तो जनवरी में संबंधित अधिकारियों के सैलरी रुक सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस काम के लिए राज्य सरकार को 9 महीने का वक्त दिया है। इसमें पहले 6 महीने में बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी और बाद के 3 महीने का इस्तेमाल स्कूलों में यूनिफॉर्म और हीटर जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए होगा।
राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आदेश को पूरा नहीं किया गया तो संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जनवरी 2018 की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसमें राज्य सरकार के उपसचिव और सभी निदेशक भी शामिल हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 3 महीने में प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस काम के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से 1 साल का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया था। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और धार्मिक संगठनों से भी सहयोग करने की अपील की गई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी संस्थाएं स्वेच्छा से आगे आकर छात्रों का भविष्य बनाने में मदद कर सकती हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें स्कूलों में ऐसी सुविधाएं देना जरूरी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में जल्द ही दिल्ली के निवासियों के लिए 85% आरक्षण लागू करेगी। हालांकि हाल ही में होने वाले गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में ये आरक्षण लागू नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। विधायक मदन लाल के प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में 85% आरक्षण दिल्ली के निवासियों को मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार जल्द ही नियुक्ति के नियमों में बदलाव करेगी। हमें टीचर्स भी चाहिए, इसीलिए तुरंत गेस्ट टीचर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। तो आने वाली नौकरियों में, आने वाले समय में हम इसको आरआर को अमेंड करके इसको 85% वाले प्रस्ताव को लागू करेंगे। इसमें शायद नहीं हो सकेगा। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा फोर्स भेजने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता हाईकोर्ट को बताया कि उसे तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन और अनिश्चितकालीन बंद के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी इलाके से सेना हटाने के 2 दिन बाद ही राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां मांगी हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर पुरकास्त ने बताया कि पहले 10 कंपनियों की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र ने महिला पुलिस बल की 4 और सशक्त सीमा बल की 3 कंपनियों को ही भेजा। पहाड़ी इलाके के लिए फिर से सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को भेजने के लिए कहा गया है। सेना এই মুহূর্তে নেই এখানে। এই মুহূর্তে আমাদের যে রাজ্যের পুলিশ আছে এবং কিছু কেন্দ্রীয় ফোর্স আছে। না, আমরা টোটাল 10 কোম্পানি আপাতত চেয়েছি। তার মধ্যে আমরা এখনো যে রকম ভাবে আমরা চেয়েছি সেই অনুসারে ফোর্স এখনো পাইনি। दार्जिलिंग में अशांति और हिंसक गतिविधियों के चलते डीजीपी ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से पेश आने के लिए कहा है। इस बीच राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताया है उसे दार्जिलिंग में हालात काबू में के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की तत्काल जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सीआरपीएफ कर्मियों की तैनाती पर केंद्र की स्थिति जानने के लिए कहा है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर 22वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद के बीच कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। सरकार की तरफ से मांग ठुकराए जाने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया। दार्जिलिंग की तीस्ता घाटी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए। ये हमला गुरुवार रात को तब हुआ जब सुरक्षा बल दार्जिलिंग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे। हालांकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आरोपों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में कल उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक चेक पोस्ट पर आईईडी से ब्लास्ट किया। इसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। ये वारदात उरखूल जिले के रामवा में हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। उग्रवादियों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस महीने सुरक्षा बल पर ये दूसरा हमला है। 15 जून को उरखूल जिले में ही उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। इसमें असम राइफल्स के एक जवान की जान चली गई थी जबकि 3 घायल हुए थे। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को सिक्किम से सटी भूटान और भारत की सीमा पर सड़क निर्माण बंद करना होगा और 16 जून 2017 से पहले की यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। इसके लिए भारतीय सैनिकों ने डोकाला इलाके में चीनी सैनिकों को भूटान की जमीन का अतिक्रमण करने से रोका है।
इस मामले में विदेश मंत्रालय दिल्ली और बीजिंग में चीन के संपर्क में है। सिक्किम में सड़क को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत ने चीन के आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 1962 और 2017 में काफी फर्क है। एक चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि आज का भारत पूरी तरह से अलग है। दरअसल चीन ने 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध का जिक्र करते हुए भारत को इतिहास से सबक लेने की बात कही थी। इस बीच चीनी सेना की तरफ से भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचने और दोनों सेनाओं के बीच धक्का मुक्की होने के बाद आर्मी चीफ ने सिक्किम का 2 दिवसीय दौरा किया और हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा में बाधा पड़ने से भारत ने सिक्किम में नाथुला के रास्ते यात्रा रद्द कर दी है। यात्रा के लिए दिल्ली में जमा हुए श्रद्धालुओं के तीसरे जत्थे को आगे जाने से रोक दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में लीपू लेख दर्रे के रास्ते तीर्थ यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच आईटीबीपी के नए डीजी आर.के. पचनंदा ने कमान संभाल ली है। चीन से लगी सीमा पर सेना के अलावा आईटीबीपी के 90,000 जवान तैनात हैं और 18,700 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर मौजूद 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करते हैं। इस लिहाज से उनकी जिम्मेदारी काफी अहम है। पचनंदा पश्चिम बंगाल कैडर के 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले आर.के. पचनंदा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसपीजी, सीबीआई और एनडीआरएफ में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आर.के. पचनंदा आईटीबीपी के 29वें प्रमुख हैं। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को पवित्र गुफा मंदिर में 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 14,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और इसकी वजह से यात्रा को कई घंटे के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन बाद में पहलगाम और बालटाल के मार्ग से यात्रा फिर शुरू की गई। भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया था, जिसके चलते तीर्थयात्रियों के तीसरे जत्थे को जम्मू में ही रोक दिया गया था। आज उसे भी रवाना कर दिया गया है। दूसरी तरफ वैष्णो देवी के रास्ते में भी कल हिमकोटी के पास हुए भूस्खलन में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर है। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक बंदूकधारी ने एक अस्पताल में गोलीबारी की। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। गोली लगने की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई है। घायलों में कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। ये घटना कल दोपहर 3 बजे के करीब ब्रॉन्क्स लेबनान हॉस्पिटल में हुई। हमलावर M16 राइफल लेकर अस्पताल पहुंचा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमलावर की पहचान कर ली गई है। फिलहाल हमलावर को किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। The subject was wearing a white medical type coat. A female victim was also discovered on the 17th floor. She was pronounced dead at the scene. A total of 6 additional victims were found on the 16th floor. They have been removed to the emergency room of the hospital. 5 of them were seriously injured and 1 suffered a gunshot wound to the leg. और अब बात खेल की। भारत ने वेस्टइंडीज की 5 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को हरा दिया है। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स नॉर्थ साउंड स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 93 रनों से हराया। टीम इंडिया ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 251 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में 11 के स्कोर पर शिखर धवन आउट हो गए। 10वें ओवर में कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए। भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए आखिरी 10 ओवर में टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 100 रन बनाए। रहाणे के आउट होने के बाद केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर जबरदस्त खेल दिखाया। धोनी ने 78 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 38.1 ओवर में 158 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है। शॉट गेंद बैकफुट पे गए, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। बात खास शख्सियत की। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज जयंती है। वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। उनका जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ।
छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित चंद्रशेखर 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आमतौर पर राजनेता अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उन्हें जो सही लगता था वो निष्पक्षता के साथ करते थे। चंद्रशेखर पक्ष और विपक्ष को लेकर हमेशा बीच का रास्ता अपनाते थे। उन्होंने व्यक्तिगत राजनीति की हमेशा खिलाफत की और वैचारिक सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का समर्थन किया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक बिधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि है। इसके अलावा वो शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। बिधान चंद्र पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1923 में राजनीति में कदम रखा। 14 जनवरी 1948 से निधन तक यानी 1 जुलाई 1962 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए किए गए कामों के लिए उन्हें बंगाल का निर्माता भी माना जाता है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने राज्य स्वास्थ्य सेवा में समर्पण से काम किया। देश और समाज के लिए की गई उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बिधान चंद्र रॉय की याद में भारत में हर साल 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1976 में उन्हीं के नाम पर डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। देश भर में एक बाजार और एक टैक्स व्यवस्था लागू, प्रधानमंत्री ने बताया गुड और सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च हुआ GST। NCP, JDU, समाजवादी पार्टी और BSP GST समारोह में हुई शामिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रहे दूर, आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू करने का आरोप। स्कूलों में दशा सुधारने की कवायद, उत्तराखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। 9 महीने में मुहैया कराएं जरूरी सुविधाएं। दार्जिलिंग में तनावपूर्ण हालात जारी, राज्य सरकार ने मांगी CRPF की 10 और कंपनियां। तीस्ता घाटी में हिंसा में 5 जवान घायल। और टीम इंडिया ने जीता वेस्टइंडीज से सीरीज का तीसरा वनडे। मेजबान टीम को 93 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी बने मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।